serious? क्योंकि आज इस वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ 40 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट द डार्क नाइट मूवी, जो कि शायद ही आपको पता होंगे। और इनमें से 20 फैक्ट्स तो सिर्फ जोकर एंड हीथ लेजर के बारे में ही है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। द डार्क नाइट मूवी ऐसी फर्स्ट लाइव एक्शन बैटमैन मूवी है जिसके टाइटल में बैटमैन का नाम ही नहीं है। इसके बाद मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स के मन में ये बात आई होगी कि व्हाई इज इट कॉल्ड द डार्क नाइट। तो ओरिजिनली बैटमैन के कॉमिक बुक इशू नंबर 1 में उसे ये डार्क नाइट का निकनेम पहली बार दिया गया था, जो कि बैटमैन के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन भी करता है, क्योंकि बैटमैन को गौतम सिटी का नाइट प्रोटेक्टर कहा जाता है, जो कि मोस्टली रात को ही काम करता है। और इसके साथ ही बैटमैन की कॉस्ट्यूम भी डार्क ग्रे या फिर ब्लैक ही होती है, जो कि इस कैरेक्टर के निकनेम को एडिशनली कंट्रीब्यूट करती है। तो इसलिए डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने इस मूवी का नाम द डार्क नाइट रखा था, जो कि बैटमैन के कैरेक्टर के हिसाब से टोटली परफेक्ट है। मूवी में दिखाई गई होममेड वीडियोस जिन्हें जोकर जीसीएन के पास भेजता है, तो इन दोनों ही वीडियोस को खुद एक्टर हीथ लेजर ने डायरेक्ट किया था, जिनमें से फर्स्ट फेक बैटमैन वाली वीडियो को डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की सुपरविजन में परफॉर्म किया गया था। इसमें नोलन ने हीथ की डायरेक्शन से खुश होने के बाद नेक्स्ट वीडियो यानी इस जोकर स्टेटमेंट वाली वीडियो की पूरी जिम्मेदारी हीथ लेजर को दी थी कि वो उस वीडियो में जैसा चाहे वैसा परफॉर्म कर सकता है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इस मूवी में हमें एक ब्रांड न्यू बैटमैन सूट देखने को मिला था, जिसका मेन रीजन ये था कि डार्क नाइट मूवी के लिए नोलन पर्सनली बैट सूट को फिर से रीडिजाइन करना चाहते थे। इसके बाद इस नए बैट सूट को केवलार फैब्रिक से बनाया गया था, जो कि स्टील से 5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और इस सिंथेटिक केवलार फैब्रिक का यूज बुलेट प्रोटेक्शन आर्मर में किया जाता है। तो ऐसे मटेरियल का यूज करने की वजह से न्यू बैटमैन सूट प्रीवियस सूट से भारी भी था। इस पूरी मूवी में जोकर ने बहुत से लोगों को मारा है, बट नोटिस करने वाली बात यह है कि जोकर ने शुरू से लेकर एंड तक जितने भी लोगों को मारा है, तो उनमें से सिर्फ 3 ही लोग ऐसे थे जिन्हें मारते वक्त जोकर ने उनकी तरफ देखा था, जिनमें से पहला ये पेंसिल वाला बंदा, सेकंड ये पुलिसमैन जो कि जोकर के सेमी ट्रक को रोकने की कोशिश करता है, एंड थर्ड हॉस्पिटल को क्लियर आउट करता है पुलिसमैन। और इन तीनों के अलावा जोकर ने अपने बाकी सभी विक्टिम्स को दूसरी तरफ देखते हुए उड़ाया है। मूवी में सिर्फ हार्वी डेंट के आधे चेहरे को जलते दिखाना वीएफएक्स टीम के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एंड अनरियलिस्टिक था। एंड इन केस यू डिडंट नोटिस, इस फायर को बैटमैन लोगों के शेप में दिखाया गया था। और फिर इसके बाद डेंट के टू फेस ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाने के लिए एक्टर आरन एकर्ट को अपने चेहरे पर मार्कस के साथ साथ एक स्पेशल प्रोस्थेटिक स्कल कैप भी पहन के रखना पड़ता था। इस हॉस्पिटल सीन के टाइम जब हार्वी जोकर को गन पॉइंट पर रखने के बाद उसके फेट को हमेशा की तरह अपने कॉइन के भरोसे छोड़ता है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक्चुअल में जोकर ने रिवॉल्वर हैमर को अपनी एक उंगली से पकड़ा हुआ होता है। इन केस अगर हार्वी के कॉइन टॉस करने के बाद उसका बैड लक भी निकले तो फिर भी वो खुद को गोली लगने से बचा सके। तो इस सीन में रिवॉल्वर हार्वी के हाथ में होने के बावजूद भी उसका कंट्रोल एक्चुअल में जोकर के हाथ में होता है। तो यहीं से पता चलता है कि जोकर कितना क्लेवर है। Do I really look like a guy with a plan? सच बताऊं तो जब मैंने पहली बार डार्क नाइट में बैटपोर्ड को देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि यार ये तो रियल हो ही नहीं सकती, बट व्हेन इट्स अ नॉर्मल मूवी इट इज ऑल रियल। एंड इस मूवी के लिए बैटपोर्ड के टोटल 6 मॉडल्स को डिजाइन किया गया था, जिसके बाद इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप सबसे पहले डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन के गैराज में तैयार किया गया था। एंड बैटमैन बिगिंस में बैटमोबाइल की तरह इस मूवी में भी क्रिस्टियन बेल को बैटपोर्ड चलाने की इजाजत नहीं थी फॉर सेफ्टी पर्पज। इसके बाद इसे ऑपरेट करने के लिए एक स्पेशल स्टंटमैन को रखा हुआ था, क्योंकि बैटपोर्ड के वियर्डली ऑसम डिजाइन की वजह से इसे चलाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। जब ये अनाउंस किया गया था कि डार्क नाइट मूवी का मेन विलेन जोकर होने वाला है, तो उस टाइम इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए बहुत से एक्टर्स ने ऑडिशन दिए थे, जिनमें पॉल बैटनी, एड्रियन ब्रोली, स्टीव कैरल एंड रॉबिन विलियम्स भी शामिल थे। बट नोलन की फर्स्ट चॉइस हमेशा से हीथ लेजर ही था बिकॉज ऑफ हिज फियरलेस बिहेवियर। इसके बाद उस टाइम क्रिस्टोफर नोलन को क्रिटिसाइज भी किया गया था कि उन्होंने जोकर के रोल के लिए गलत एक्टर को चुना है, एंड नाउ ही ओन्स द नेम जोकर। मूवी के स्टार्टिंग में जब हमें हार्वी डेंट का ऑफिस पहली बार दिखाया जाता है, तो वहीं पर गोल्डन के पीछे लेफ्ट साइड में जो बुक्स रखी होती हैं तो वो बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, बट राइट साइड में जो फाइल्स रखी होती हैं तो वो एक कैओटिक मैस होता है, जो कि हिंट था हार्वी डेंट की ट्रांसफॉर्मेशन का कि वो आगे चलकर टू फेस में बदलेगा। और ऐसे ही टू फेस से रिलेटेड इस पूरी मूवी में बहुत से हिंट्स दिए गए थे, जिनमें डेंट का चेहरा सिर्फ आधा ही दिखाया जाता था।
इस मूवी के लिए जोकर के रोल की प्रिपरेशंस को करने के लिए एक्टर हीथ लेजर 6 हफ्ते तक एक होटल रूम में अकेले ही रहा था, जिस दौरान उन्होंने कैरेक्टर के पोस्चर, वॉइस एंड पर्सनैलिटी पर काम किया था। और जोकर की साइकोलॉजी को समझने के लिए हीथ ने अपने पास एक डायरी भी रखी हुई थी, जिसमें वो जोकर के थॉट्स एंड फीलिंग्स को रिकॉर्ड किया करता था। और इसके साथ ही हीथ लेजर ने जोकर को प्ले करने की इंस्पिरेशन बैटमैन द किलिंग जोक एंड आर्कम असाइलम, ए सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ कॉमिक बुक्स, एक क्लॉकवर्क ऑरेंज मूवी के कैरेक्टर एलेक्स एंड इंग्लिश म्यूजिशियन सिड विजियस से ली थी। तो इन सभी एलिमेंट्स को मिलाकर हीथ ने जोकर को क्रिएट किया था। हालांकि द डार्क नाइट मूवी ब्रूटल एक्शन एंड वायलेंस से भरी पड़ी हो, बट इस पूरी मूवी में हमें ऑन स्क्रीन ब्लड यानी बहता हुआ खून सिर्फ 4 बार ही देखने को मिला है, जिनमें से फर्स्ट बैटमैन के लेफ्ट आर्म पर जब एक डॉग उसे काट लेता है, सेकंड फेक बैटमैन के चेहरे पर जब जोकर उसे सबके सामने लटका देता है, थर्ड फ्यूनरल सीन के दौरान जेम्स गॉर्डन की कमर पर जब उसे गोली लगती है, एंड फोर्थ हॉस्पिटल में हार्वी डेंट के पिलो पर। तो इन सब के अलावा मोस्ट ऑफ द वायलेंस या तो ऑफ स्क्रीन हुई है या फिर कैमरा एंगल्स की मदद से उसे दिखाया ही नहीं गया। इस मूवी में दिखाया गया जोकर का मेकअप एंड लुक्स एक्चुअल में द क्रो मूवी के कैरेक्टर एरिक से इंस्पायर्ड था, जिसे एक्टर ब्रेंडन ली ने प्ले किया था। और जब हीथ लेजर के चेहरे पर मेकअप लगाया जाता था तो उसके बाद वो अपने पूरे मेकअप के साथ छेड़छाड़ किया करता था, ताकि उसे और भी ज्यादा अनइवन एंड एबनॉर्मल बनाया जा सके। इसके बाद ऑडियंस को देखने में ऐसा लगे कि जोकर ने अपने इस मेकअप को खुद ही अपने हाथों से किया हुआ है। और ऐसा हीथ बार बार करते रहता था, क्योंकि मूवी में आप जोकर के हाथों पर लगा ये मेकअप देख सकते हो। मूवी में जब बैटमैन अपनी बैटपोर की मस्त ट्रक को पलटता है तो इस अमेजिंग ट्रक फ्लिप को एक्चुअल में प्रैक्टिकली किया गया था। और इस फ्लिप के दौरान इस ट्रक के अंदर एक रियल ड्राइवर भी था, जिसके आसपास प्रॉपर सेफ्टी टूल फिक्स्ड किए गए थे। और इस सिंगल ट्रक फ्लिप को 7 डिफरेंट एंगल से कैप्चर किया गया था, क्योंकि इतने बड़े एंड खतरनाक स्टंट को बार बार करना पॉसिबल नहीं था। मूवी में जोकर को जेल में बंद करने के बाद जब गॉर्डन को प्रमोट किया जाता है तो तभी जोकर भी सबके साथ मिलकर एक मूकिंग एंड शार्डोनिक वे में क्लैपिंग करने लगता है। तो एक्चुअल में क्लैपिंग सीन हीथ लेजर के द्वारा इम्प्रोवाइज था, जो कि ओरिजिनल स्क्रिप्ट में नहीं था, बट फिर भी इस सीक्वेंस को इस मूवी के फाइनल कट में दिखाया गया, क्योंकि ये सभी चीजें जोकर के केयरफ्री एंड साइकोटिक नेचर को रिप्रेजेंट करती हैं। आई डोंट नो आप में से किस किस ने नोटिस किया होगा कि मूवी में जब मैरोनी अपनी वाइफ से मिलने के लिए कार की तरफ जा रहा होता है तो वहीं पर लेफ्ट साइड में आप सभी टू फेस को मैरोनी के गून पर अटैक करते देख सकते हो। और फिर उसके बाद जब मैरोनी अपनी वॉच की तरफ देखता है तो तभी कार के साइड व्यू मिरर में टू फेस को कार के अंदर बैठते हुए क्लियरली दिखाया जाता है। इस मूवी के एंड में बैटमैन ग्रैपल गन की मदद से जोकर को नीचे गिरने से बचाता है। तो एक्चुअल में एक तरह से ट्रिब्यूट था एक्टर जैक निकोलसन के जोकर को, क्योंकि डायरेक्टर टिम बर्टन की बैटमैन मूवी के एंड में बैटमैन जोकर को पकड़ने के लिए ग्रैपल गन का यूज करता है, जो कि जोकर की मौत का कारण भी बनती है। तो इसी वजह से डार्क नाइट के एंड में जोकर को ग्रैपल गन से ही बचाया गया था। इस पूरी मूवी में शुरू से लेकर एंड तक बैटमैन एंड जोकर को जितनी भी बार एक दूसरे के आमने सामने दिखाया गया है तो उस टाइम इन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को बैटमैन एंड जोकर कहकर एक बार भी नहीं बुलाया। और हालांकि इस मूवी में हमें जोकर एंड बैटमैन के कई सीन्स एक साथ में देखने को मिले हैं, बट इस पूरी मूवी में जोकर एंड ब्रूस वेन का एक साथ में एक भी सीन नहीं है। एक्टर क्रिस्टियन बेल ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि मूवी के इंटेरोगेशन सीन के दौरान हीथ लेजर खुद ये चाहता था कि बेल जितना जोर से हो सके उसे असल में मारे, ताकि इस सीन में रियल फीलिंग आ सके कि बैटमैन सच में जोकर से कुछ जानना चाहता है। द एड्रेस 250 सेकंड स्ट्रीट जहां पर रेचल मारी जाती है, तो एक्चुअल में ये एड्रेस दोनों तरफ से सेम है। इसमें सेम नंबर्स को उनके अपोजिट डायरेक्शन में दिखाया गया है, जो कि हार्वी डेंट के टू फेस बनने और उसके टू साइड्स को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि 250 सेकंड स्ट्रीट एड्रेस के बाद ही हार्वी डेंट के टू फेस बनने का सिलसिला शुरू होता है और यहीं पर एंड। जैसा कि आप सबने इस मूवी में नोटिस किया होगा कि जोकर बात करते वक्त हमेशा अपने होठों को लिक करते रहता है। तो एक्चुअल में इसकी वजह हीथ लेजर के चेहरे पर लगा प्रोस्थेटिक था, जो कि उसके बात करने पर हमेशा उतरने लगता था। इसकी वजह से हीथ को कंटिन्यूसली बात करते वक्त अपने होठों को लिक करना पड़ता था, ताकि उसके चेहरे पर लगा मेकअप ना उतरे। और इसी चीज को बाद में हीथ लेजर ने जोकर की टिक यानी हैबिट बना ली थी। डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने डार्क नाइट मूवी की स्टोरी की इंस्पिरेशन एक्चुअल में 2 डीसी कॉमिक्स से ली थी, जिनमें से फर्स्ट है बैटमैन द किलिंग जोक, जिसमें जोकर की ओरिजिनल स्टोरी को दिखाया गया है, एंड सेकंड है बैटमैन द लॉन्ग हैलोवीन, जिसमें हार्वी डेंट के टू फेस बनने की स्टोरी दिखाई गई है। तो इन दोनों ही कॉमिक्स से डार्क नाइट मूवी की स्टोरी इंस्पायर्ड थी।
हालांकि इस मूवी के लिए जोकर की स्टोरी एक ऐसी कॉमिक से ली गई थी जिसमें जोकर की ओरिजिन स्टोरी दिखाई गई है, बट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन का इस मूवी में जोकर की ओरिजिन स्टोरी को एक्सप्लोर करने का कोई भी प्लान नहीं था, क्योंकि वो इस मूवी में जोकर को उसकी एब्सोल्यूट फॉर्म में दिखाना चाहते थे, जिसको रोकना लगभग नामुमकिन हो, और वही चीज हमें इस मूवी में देखने को मिली है। मूवी के एंडिंग के टाइम जब हार्वी कोइन को बैटमैन, गॉर्डन और खुद के लिए फ्लिप करता है, तो उस टाइम कोइन के आउटकम से इन तीनों कैरेक्टर्स के फ्यूचर्स को फोरशैडोड किया गया था। फॉर एग्जांपल बैटमैन की बारी में टेल्स यानी बैड साइड आती है, जिसके बाद इस पूरी मूवी में कांड का जिम्मेदार बैटमैन को बना दिया जाता है। तो वहीं पर गॉर्डन एंड हार्वी की बारी में हेड्स यानी गुड साइड आती है, जिसके बाद इन दोनों को एज ए हीरोज ऑनर्ड किया जाता है। इस मूवी में जोकर जिस हॉस्पिटल को बॉम्ब से उड़ाता है, तो एक्चुअल में इसके लिए एक ओल्ड एंड आउट ऑफ यूज कैंडी फैक्ट्री का यूज किया गया था, जिसे एक हॉस्पिटल की तरह रीड्रेस करने के बाद उसे रियल में उड़ाया गया था। और इसके साथ ही बहुत से फैंस का यह भी मानना है कि इस हॉस्पिटल एक्सप्लोजन के बीच में दिखाया गया पोज अनस्क्रिप्टेड एंड हीथ लेजर द्वारा इम्प्रोवाइज था, बट एक्चुअल में पोज भी पहले से ही प्री प्लान था, ताकि ये पूरा सीन जोकर की साइकी एंड पर्सनैलिटी के हिसाब से सही लगे। तो डार्क नाइट ट्रिलॉजी में डार्क नाइट एक ऐसी इकलौती मूवी है जिसके एंडिंग के टाइम विलेन आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई भी सरप्राइज एलिमेंट नहीं होता। आई मीन बैटमैन बिगिंस में राल गुल की रियल आइडेंटिटी का एंड में ही पता चलता है, एंड डार्क नाइट राइजेस में उसकी डॉटर की आइडेंटिटी भी मूवी के एंड में ही रिवील की जाती है। बट द डार्क नाइट में सबको पहले ही पता होता है कि जोकर इज द बॉस, और इसके साथ ही ट्रिलॉजी में ऐसी इकलौती मूवी है जिसमें लीग ऑफ शैडोज का कोई भी पार्ट नहीं था। मूवी में जब रेचल एंड हार्वी को फर्स्ट टाइम बॉम्ब्स के साथ बंधे हुए दिखाया जाता है, तो इन दोनों के रूम्स की लाइटिंग के हिसाब से इन दोनों के फ्यूचर्स को भी फोरशैडोड किया गया था। एज यू कैन सी रेचल के रूम में बहुत ही ज्यादा डार्कनेस होती है, विच मीन्स कि उसकी डेथ होने वाली है। तो दूसरी तरफ हार्वी के रूम में अच्छी खासी लाइट जली होती है, इसका मतलब था कि वो बच जाएगा। इस मूवी में दिखाई गई जोकर की फेमस पेंसिल मैजिक ट्रिक, तो इस सीन को शूट करने में एक्चुअल में 2 दिन लगे थे, क्योंकि नोलन इस सीन को रियल में करना चाहते थे, जिसके बाद इस सीन को टोटल 22 बार फिल्माया गया था, जिस दौरान ये स्टंटमैन 3 बार नॉकआउट भी हुआ था। मूवी के स्टार्टिंग में बैंक हाइस्ट के बाद जेम्स गॉर्डन जोकर की सिक्योरिटी कैमरे से खींची गई एक फोटो को बैटमैन को दिखाता है, जिस पर डेट 18/7/2008 लिखी होती है, और इसी डेट को ये मूवी यूएस में भी रिलीज की गई थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि डार्क नाइट मूवी में जोकर को प्ले करने के बाद एक्टर हीथ लेजर ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीता था। इसके बाद उस टाइम हीथ ऐसा पहला एक्टर था जिसे एक कॉमिक बुक बेस्ड कैरेक्टर प्ले करने पर ऑस्कर अवार्ड मिला था, और फिर इसके बाद 2020 में जोकिन फियोनिक्स ऐसा सेकंड एक्टर था जिन्होंने सेम कैरेक्टर यानी जोकर मूवी में जोकर को प्ले करने के बाद बेस्ट एक्टर इन ए लीड रोल की कैटेगरी में ऑस्कर जीता था। जिसके बाद अब तक जोकर ही एक ऐसा इकलौता कॉमिक बुक बेस्ड कैरेक्टर है जिसको प्ले करने के बाद एक्टर्स ने ऑस्कर जीते हैं, वो भी 2 बार। यह ऐसी पहली बैटमैन मूवी थी जिसमें बैटमैन गोथम सिटी के बाहर ऑपरेट करता है, जहां पर मिस्टर लाओ को पकड़ने के लिए वो हांगकांग में जाता है, और इस सीन के दौरान बैटमैन जिन टाइम बॉम्ब्स को लगाता है, तो इनमें से लास्ट टाइम बॉम्ब में दिखाया गया टाइम 2 मिनट्स 22 सेकंड्स होता है, और फिर इस मूवी के रियल टाइम के हिसाब से बॉम्ब्स अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट्स 20 सेकंड्स के बाद ही फटते हैं, जो कि बिल्कुल ही परफेक्ट है। इस हॉस्पिटल सीन के दौरान जोकर हार्वी से कहता है कि वो प्लान्स के बिना ही काम करता है, ही हेट्स स्कीमर्स। Do I really look like a guy with a plan? बट इस पूरी मूवी में जोकर ने अपने मोस्ट ऑफ द सभी काम्स प्लान्स के साथ ही किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मूवी के ओपनिंग सीन में आप सभी जोकर की जैकेट से एक बड़ा सा धागा निकलते देख सकते हो, जिससे कि उसने स्मोक ग्रेनेड को बांधा होता है, यानी जोकर ने ये भी पहले से प्लान किया हुआ था। और मूव नेगोशिएशन के टाइम भी जोकर पूरी प्लानिंग के साथ ही जाता है, और इसके साथ ही बोर्ड स्कीम के टाइम भी जोकर अपनी सभी लाइंस को एक नोटबुक से पढ़ता है, यानी उसने अपने डायलॉग्स को भी पहले से ही लिखा हुआ था। तो यहीं से जोकर की हिपोक्रेसी का भी पता चलता है कि वो कितना बड़ा ढोंगी है। जैसा कि मैंने बताया था कि इस मूवी में एक फुल्ली फंक्शनल बैटपोर्ट का यूज किया गया है। इसके बाद डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन चाहते थे कि बैटपोर्ट के सीन्स के दौरान बैटमैन के केप को एक कॉम्पैक्ट बैकपैक की तरह दिखाया जाए, क्योंकि नोलन का मानना था कि बैटपोर्ट को चलाते वक्त स्टंटमैन को बैटकेप के टायर में फंसने की वजह से चोट भी लग सकती है, बट बाद में मूवी में ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं गया। मूवी के स्टार्टिंग में जोकर जिस मास्क को पहने रखता है, तो एक्चुअली मास्क ट्रिब्यूट था एक्टर सीजर रोमेरो के जोकर को, जिन्होंने बैटमैन टीवी सीरीज में ऐसा ही सिमिलर मास्क पहना था। मूवी के सीन में जहां पर जोकर ब्रूस वेन की पेंट हाउस पार्टी में आता है, तो वेलकम के तौर पर एल्फ्रेड लिफ्ट के सामने खड़ा होता है। तो इस सीन में जब जोकर की एंट्री हुई थी, तो उसे देखकर माइकल क्लिंडर के मारे अपनी लाइंस ही भूल गए थे, क्योंकि उन्होंने हीथ को जोकर के कैरेक्टर में उस टाइम पहली बार देखा था।
ब्रूस वेन की पेंट हाउस पार्टी के दौरान जोकर जिस ओल्ड मैन को धमकाता है तो एक्चुअल में ये यूएस सेनेटर पैट्रिक लेही हैं, जो कि बैटमैन के बहुत ही बड़े फैन हैं, जिन्होंने इससे पहले भी एक कैमियो बैटमैन एंड रॉबिन मूवी में भी किया हुआ है और साथ ही बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज में इन्होंने अपनी आवाज भी दी हुई है। मूवी में जोकर अपने चेहरे पर बने स्माइल स्कार्स के बारे में बताता है कि उसके साथ ऐसा कैसे हुआ था। तो एक्चुअल में जोकर की स्माइल को ग्लास को स्माइल कहा जाता है, जिसमें विक्टिम के मुंह को उसके कानों तक एक स्माइल की शेप में काटा जाता है, जो कि सेम जोकर इस मूवी में भी बताता है। डार्क नाइट मूवी में ब्रूस वेन की बैट सूट के बिना एज ए ब्रूस वेन फाइनल अपीयरेंस इस मूवी के खत्म होने से लगभग 40 मिनट पहले होती है, वो भी इस कार एक्सीडेंट के टाइम। इसके बाद मूवी के एंड तक ब्रूस को एज ए बैटमैन ही दिखाया जाता है। इंटेरोगेशन सीन के दौरान जब जोकर गॉर्डन से टाइम पूछता है तो उस पर गॉर्डन उसे कोई भी जवाब नहीं देता। What's the time? What difference does that make? पर जब वो जोकर की हथकड़ियों को खोलने के लिए आगे आता है तो उस टाइम जोकर चुपके से गॉर्डन की वॉच में टाइम को देख लेता है। तो यहाँ पर जोकर के टाइम को पूछने और देखने की वजह ये थी क्योंकि उसे पता था कि रेचल एंड हार्वी दोनों टाइम बॉम्ब्स के साथ कहीं पर बंधे हुए हैं, और अब टाइम पता चल जाने पर उसे ये भी पता चल जाता है कि बैटमैन को उसे यहाँ पर कितने टाइम तक रोके रखना है, जिसके बाद वो परफेक्ट टाइमिंग के हिसाब से बैटमैन को अपोजिट एड्रेसेस देता है। इस मूवी में दिखाए गए जोकर से रिलेटेड बहुत से स्टोरी एलिमेंट्स एक्चुअल में बैटमैन कॉमिक के इशू नंबर 1 से लिए गए थे, जिसे 1940 में पब्लिश किया गया था। फॉर एग्जांपल, जोकर अपने क्राइम्स को करने से पहले उन्हें पब्लिकली अनाउंस कर देता है और वो अपने मेकअप को हटाकर एक फेक पुलिस ऑफिसर बनता है ताकि वो किसी को मार सके, और साथ ही जेल में एक पावरफुल बॉम्ब को स्मगल करता है ताकि वहां से भाग सके, और केओस और डिसऑर्डर को क्रिएट करने के लिए चोरी करने के साथ साथ लोगों को मारता है। तो ये सभी चीजें जोकर ने बैटमैन कॉमिक के इशू नंबर 1 में भी की थी। द डार्क नाइट ऐसी पहली कॉमिक बुक बेस्ड सुपर हीरो मूवी है जिसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर $1 बिलियन की कमाई की थी, और अब इस मूवी को एक डिकेड से भी ज्यादा हो चुका है, बट अभी भी डार्क नाइट मूवी हाईएस्ट रेटेड सुपर हीरो मूवीज की कैटेगरी में IMDb की लिस्ट में नंबर 1 पर है, जिसकी IMDb रेटिंग 9.1 है, और इसके साथ ही डार्क नाइट हाईएस्ट रेटेड मूवीज ऑफ ऑल टाइम की कैटेगरी में IMDb की लिस्ट में नंबर 3 पर है। तो ये थे द डार्क नाइट मूवीज 40 अननोन एंड माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। और अगर आपको अपनी किसी फेवरेट मूवी या फिर टीवी शो के फैक्ट्स के बारे में जानना है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। एंड इफ यू एंजॉयड देन लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब फैक्टर्स और फैक्ट वीडियोस लाइक दिस वन। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, पीस।